कायनात में खुदाए बुजुर्ग बरतर के बहुत से पुरस्रार पोशीदा हैं, बहुत से असरार पोशीदा हैं। फ़कत देखने वाली आंख और महसूस करने वाले हिस्स इंसान के पास होनी चाहिए। चांदनी रातों में जितनी सरगोशियां खामोश पहाड़ों में सुनाई देती हैं, अगर आप महसूस कर लें तो आपको यकीन हो चलेगा कि यहाँ ऐसी हजारों चीज़ें मौजूद हैं जो आपस में सरगोशियां करती हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक का मफहूम है कि वो और इसका कबीला तुम्हें यहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख पाते। कुछ लग़्ज़िश या गलती सादिर हो गई हो तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। ये सन 2018 की बात है। इस वक्त नवंबर का महीना चल रहा था। दिन को ऑफिस के कामों को निपटाकर मैंने कुछ देर आराम किया। शाम से पहले बार्बर शॉप से अच्छी तरह से हेयर कट करना बनवाई। नहाने के बाद वर्दी ज़ेबतन की। फिर मैं ऑफिस आकर बैठ गया और कुछ अधूरे काम निपटाने लगा। बिलाखिर रात को 9 बजे मैंने अपने ऑफिस छोड़ा और कमरे में आ गया। खाना खाया, नमाज इशा अदा की। अपने मुंह से अपनी तारीफ किसी सूरत बजा नहीं है। खुदा ने माकूल से चेहरे से नवाजा है और मेरी शुरू से यही आदत रही है कि मैं लिबास और वर्दी कड़क पहनता हूं। इस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं इसके लिए तैयार था। इस रात कमरे से निकलते हुए मैंने आईना देखा तो खुद को मामूल से हटकर कुछ ज्यादा ही निखरा निखरा सा महसूस किया। लेकिन मेरे साथ जो वारदात हुई वो मेरी अपनी गलती से हुई। कमरे से निकलते वक्त मैंने वर्दी पर परफ्यूम छिड़क लिया था। मौसम खुशगवार था। रात आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद कमरे में वापस आ गया। रात के 2 बज रहे थे। शर्ट उतार कर एक तरफ रखी और लाइट्स बंद करके वर्दी में ही अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के 3 बजने को थे। हल्की हल्की सी नींद ने मुझे आ लिया, लेकिन मैं पूरी तरह सोया नहीं था। लेकिन जो हुआ इसे मैं स्लीप पैरालिसिस नहीं कहूंगा, क्योंकि इस चीज के आते ही मैं पूरी तरह जाग चुका था। एहसाब पर नींद तारी होने लगी थी कि अपने ऊपर किसी वजूद को सवार महसूस करता हूं। इसके दोनों घुटने मेरी नाव पर थे और पांव पीछे की जानिब। इसके बदन पर गोश्त बराए नाम था। इसके दोनों खुश्क और खुरदरे हाथ मेरे सीने पर थे, जो रफ्ता रफ्ता सीने पर दबाव बढ़ा रहे थे, यहां तक कि मुझे वजन और तकलीफ का एहसास होने लगा था। इसका चेहरा मेरे चेहरे के ऐन सामने था। सर पर बाल मौजूद थे, लेकिन ज्यादा लंबे नहीं थे और ना ही ज्यादा छोटे। इसका बदन लागर मगर लंबे बालों से ढका हुआ था। वो वजूद कुल्ली तौर पर लिबास से आरी था। मैं पूरी तरह बेदार हो चुका था और इस चीख से खुलकर जोर आजमाई कर रहा था। लेकिन इसका वजूद एक सुतून की तरह सख्त और जामे था। मैंने बहुत कोशिश की कि इसे खुद से हटा दूं, लेकिन मेरी पूरी कुव्वत सर्व करने के बाद भी मैं बुरी तरह नाकाम रहा। यह मुठभेड़ अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 मिनट चली होगी, लेकिन इस दौरान मैंने इसके तबई खदोखाल से अंदाजा लगा लिया था कि वो चीज मोन्नस जिन्स से ताल्लुक रखती है। पूरा जोर आजमा लेने के बाद जब मैंने खुद को बेबस पाया तो मेरे जहन में आयतल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आया। जैसे ही मैंने इन आयात का विर्द शुरू किया तो वो चीज खुद ब खुद हवा में तहलील हो गई और जिस्म से बोझ उठता चला गया। वो चीज जा चुकी थी, लेकिन मेरा सीना काफी देर तक दुखता रहा और ये इस बात की दलील थी कि जो भी हुआ वो कोई वहम नहीं था, बल्कि एक जामे हकीकत थी। ये वाकया मेरी जिंदगी के 2 नाकाबिले फरामोश वाकयात में से एक है। इस दिन के बाद मैंने खुशबू लगाना छोड़ दी, खास तौर पर जब मैं कभी रात का सफर करूं या किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पर कोई ना हो और सन्नाटा हो। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों का हमारा सलाम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स की एक नई एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड में एक
मैंने अपने दादा का, सूफी दादा का जिक्र किया, उससे पहले हमारा ब्लैक मैजिक पे तोड़ था। बहुत अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं और लोग अपने अपने सच्चे वाकयात हमको बजरिया ईमेल और वॉइस टेप के जरिए भेज रहे हैं। वॉइस टेप भी हम वीक में एक दफा चला रहे हैं। तादाद को देखते हुए हम उसमें और ज्यादा, मतलब वीक में 2 दफा भी कर सकते हैं। आमिर को गुफ्तगू में शामिल करने से पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। वो हमारी एक लिसनर हैं, बहुत पुरानी, आई थिंक सारा सारा क्वीन के नाम से, सारा क्वीन। सूफी दादा की जब एपिसोड हुई तो मैंने कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट्स पढ़ा कि सूफी दादा की और बहुत सारी जो है ना कहानियां हमको जरूर सुनाएं, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो सारा के लिए मैं अर्ज कर दूं कि सारा, वो तो हमारे दादा थे और वो 24 घंटे राउंड द क्लॉक हमारे साथ रहते थे। हम तो बहुत छोटे थे, मैं तो बहुत ही छोटा था, मतलब। और मेरी बड़ी जो एल्डर सिस्टर्स हैं और वालदा हैं वो बताया करती थी। तो जो 24 घंटे किसी शख्स के साथ बंदा रहेगा तो वो तो छोटी छोटी चीजें हर वक्त होती रहती थी। मिसाल के तौर पे हमारे पेट में, सर में दर्द हो गया, किसी के बहन के, वालिद के, वालदा के दादा दम कर दें, और इस तरह से छोटे छोटे वाकयात होते रहते थे। तो मैं एक छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट का वाकया मैं आपको सुना दूं, उसके बाद हम आमिर को शामिल करेंगे। जब भी हमारे एग्जाम होते थे, मेरे तो नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने कहा ना, बड़ी जो बहनें थी वो एग्जाम देने जाती थी तो बोलती थी दादा दुआ करिएगा हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो इसी तरीके से मेरी एक बड़ी सिस्टर का मैट्रिक का एग्जाम था, तो वो जाते वक्त कह गई दादा को, दादा दुआ कीजिएगा, मतलब मेरा पेपर अच्छा हो जाए। वो सर पे हाथ रख देते थे, अच्छा जाओ बेटी जाओ, ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा। वो बताती हैं वापस आके कि वो एक क्वेश्चन का आंसर लिख रही थी, तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथ से कलम लेके किसी ने खींच के दूर फेंक दी हो। क्योंकि अगर लिखते लिखते हाथ से छूटेगा ना तो वो कलम वहीं नीचे गिरेगा, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने खींच के और दूर फेंक दिया हो। तो वो जो इन्विजिलेटर थी, जो उनकी मेथ्स टीचर थी, उन्होंने दूर से वो पेन उठा के फिर उनके हाथ में दिया और उन्होंने फिर जो है ना उसका आंसर का रिप्लाई किया, आंसर लिखा उसका क्वेश्चन का और लिख के आ गई। जब वापस घर पर आई तो उन्होंने कहा, पूछा दादा ने कैसा पेपर हुआ तुम्हारा? हाँ दादा बिल्कुल ठीक हुआ, फर्स्ट क्लास। तो बोला छोड़, फर्स्ट क्लास हुआ, तू गलत जवाब लिख रही थी। नहीं दादा मैं तो बिल्कुल सही लिख रही थी, बिल्कुल अच्छा पेपर हुआ। बोला फिर तेरा पेन किसने छीना था, दूर किसने फेंका था? फिर वो थोड़ा सा जो करने, बोला हाँ पेन मैन तो गिरा था मेरे हाथ से, खींच के किसी ने फेंका था। बोला तू गलत लिख रही थी ना, इसलिए पेन तेरा छीना था, और जब दोबारा पेन दिया उठा के तो तेरे जहन में सही उसका जवाब आ गया। चल ठीक है, खुश रहे। तो इस किस्म के छोटे छोटे वाकयात इंशाल्लाह मैं फिर भी शेयर करता रहूंगा वक्तन फवक्तन, पूरी एक स्टोरी नहीं है। तो शामिल करते हैं गुफ्तगू में आमिर को। आमिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम अनस, वालेकुम सलाम। and what's up? Here वालेकुम we are अस्सलाम। again. Here we are again, the another episode of Spooky Haunted Tales. और हॉरर लेके आएंगे, हॉरर पब्लिक के लिए। ये तो तुम्हारा जो है ना मखसूस लफ्ज है, हॉरर। और ये कि आज की जरा थोड़ी सी जो है हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे। लास्ट टाइम सूफी दादा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस। असल में मसला ये है कि देखें, हमारा कल्चर जो है ना मुमताज साहब, हमारा कल्चर और हमारा जो ब्रॉटअप है वो ऐसा है कि हम लोग जो है ना दादा परदादा और अपना इस चीज को जो है ना सूफीज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो है जो भी ये कहानियां सुनाता है तो हम उससे रिलेट करते हैं अपने आप को। तो जब आपने ये कहानी सुनाई तो इवन ये कि मैंने अपने आप को रिलेट करा, क्योंकि मैंने वो एरा देखा हुआ अपने नाना नानी को। दादा दादी को तो मैं नहीं देख सका था, अनफॉर्चुनेटली दे वर पास्ड अवे ऑन दैट टाइम जब मैं पैदा हुआ था। तो नाना नानी को मैंने देखा तो मैं अपने आप को उससे रिलेट कर रहा था। तो एंड ही वाज अ बिग गाय, पहुंचे हुए बुजुर्ग थे वो। तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था, तो ये कि बड़ा मजा आया था और लोगों ने भी इसलिए पसंद करा। तो ये कि इन द फ्यूचर हम लोग और इन चीजों पे इन पे करेंगे इंशाल्लाह हाँ, वो ताला, छोटे आपको छोटे से। आपको मैंने शामिल गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी बात बताई ना, वो सारा कोई ने हमारी जो है ना एक लिसनर, उसने कहा था सूफी दादा के जब, तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने एक छोटा सा वाकया बताया। तो बताने की मकसद ये है आमिर कि उनके साथ तो 24 घंटे हम गुजारते थे ना। मैं तो बहुत ही छोटा था, मतलब मुझे तो बिल्कुल मतलब याद ही नहीं है कोई चीज। तो वो तो हमारी एल्डर सिस्टर बताती थी, वालदा बताई। तो अब एक शख्सियत जो हमारे 24 घंटे हमारे साथ रह रही है, हम उनके साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लगती थी।
तो बिल्कुल। उनके जिंदगी से रिलेटेड तो छोटी छोटी सी बातें तो बहुत हैं, लेकिन अगर उनको पूरी एक स्टोरी की शक्ल दी जाए तो वो फिर एक स्टोरी बताना उसको गलत है, स्टोरी कहना इसको गलत है। मतलब उनकी बिल्कुल। तो जिंदगी और उनकी जो शख्सियत थी हमारे साथ ऐसी जुड़ी हुई थी कि दर्द हुआ तो उनसे दम करवा लिया, कहीं जाने लगे तो बाहर उनसे दम करवा लिया है, कोई एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनसे दुआ करा ली, तो इस किस्म की बातें थी। मैं छोटी छोटी बातें उनकी अपनी मुख्तलिफ एपिसोड में जो ना एक एक बार करके बताता रहूंगा। जी आमिर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक ईमेल आई है, ये मुमताज साहब, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जी जरूर। मैं उस ये कि उन साहिबा ने मुझे बड़े अच्छे फॉर्मेट पे लिख के दी, मुझे बड़ी पसंद आई। और ये कि या फिर हो अच्छा। सकता है कि ये मेरी पहली ईमेल है पढ़ने वाली, अच्छा। तो मैं उसको अरे, पढ़ूंगा। तो ये कि वेल एनीवे, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर सुनाए, तबसरा कर लेंगे। बिल्कुल सुनाए सुनाए। जी गो अहेड। अच्छा जी, ये है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब एंड आमिर भाई, मेरा नेम मेंशन नहीं करिएगा, ये हमारी फैमिली की आप बीती है। बाय द वे, लव योर शो एंड कंटेंट। बात है 1995 की, जब हमारे मरहूम वालिद गवर्नमेंट में गेजेटेड पोस्ट से रिटायर हुए, तो उन्होंने न्यू कराची में 2 स्टोरी मकान खरीदा। खरीदने की वजह यह थी कि हमारा ददियाल सारा वहीं रहता था। हम लोग 3 भाई और 2 बहनें थी। तीनों भाई फर्स्ट फ्लोर पर होते थे और हम बहनें और वालदेन ग्राउंड फ्लोर पर। शुरू के 6 महीने तो बहुत आराम से गुजरे, मगर फिर बाद में सेकंड फ्लोर से भागने की और फर्नीचर ड्रैग करने की और भी दूसरी किस्म की चीजों की आवाजें आने लगी और इस चीज का एहसास होने लगा। घर में चीजें अपनी जगह से मूव होती रहती थी। चीजें कहीं रखो और मिलती कहीं और थी। कभी कभार, स्पेशली जब गोश्त की डिशेस बनती, तो खाना कम पड़ जाता था, मगर कभी किसी को फिजिकल नुकसान ना हुआ। वो जो भी थे अपनी हुदूद में रहते थे और छोटी मोटी शरारतें करते रहते थे। फिर मोहल्ले वालों ने अब्बू से कंप्लेन की कि लेट नाइट आपकी बेटियां टेरेस पर बाल खोलकर घूमती हैं और उनके जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। हम लोग बड़ा परेशान हुए, क्योंकि हम बहनें और वालदा टेरेस पर नहीं जाते थे। वालदा को जोड़ों की तकलीफ थी, तो वो स्टेज अवॉइड करती थी। एक दिन हमको अपने सेकंड नंबर के भाई के चीखने की आवाज आई। जब सब उठे और ऊपर फ्लोर पर गए, तो वो डरा हुआ था। उसने बताया कि उसने ख्वाब देखा जिसमें उसको एक औरत दिखाई दी, जिसका एक पांव उल्टा और एक पांव सीधा था। उसके बहुत लंबे बाल थे जो कि मुंह पर पड़े हुए थे, और उसने व्हाइट कमीज पहनी हुई थी जो कि टांगों तक आ रही। उसने भाई को कहा कि तुम जो टेरेस पे जाके सिगरेट पीते हो, ये हमको नहीं पसंद, और टेरेस पर आकर सिगरेट ना पिया करो। उसने इस चीज से वार्न करा कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर कोई थर्ड फ्लोर पर ना आया। उसने अपनी फैमिली का बताया कि वो लोग इस जमीन पर 150 साल से रहते हैं और वो लोग ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। खौफ से उठने के बाद भाई ने देखा कि लंबी औरत जो है ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, वापस जैसे वो अपने घर की तरफ जा रही थी। वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमने वो घर बेच दिया और हम लोग जौहर शिफ्ट हो गए। मगर आज भी जब भी इस चीज की याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पास और भी कई किस्से हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन द फ्यूचर, मगर फिलहाल आज के लिए इतना ही। एंड वंस अगेन, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। दुआओं की तलबकार। तो मुमताज भाई, ये थी अपना एक
कि बड़ी प्यारी इन्होंने, यानी कि मैं तो इतना वो हूं भी नहीं, क्या कहते हैं, पढ़ने में ना थोड़ा सा, तो ये इन्होंने लिखी एक, और इन्होंने नाम अपना लिखा था, मुझे मुझे ऐसी बात है, मुझे तो ईमेल आई है तो उनका नाम आया है, तो वो जिन साहिबा ने भेजी है अपना, क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी आपने प्यारी ईमेल भेजी, और ये अच्छा। कि आपने बड़ी, इन्होंने बड़े कॉम्पैक्ट उसके अंदर हम्म। ब्रीफली हर चीज बयान कर दी कि क्या थी वहां पे। अच्छा, ये जो इनका फिनोमेना जो है ना, वो बड़ा अजीब सा है कि एक टांग उल्टी और एक टांग सीधी जो इनको नजर आई है, यानी वो समझ लें वो पिछल पैर ही कह सकते हैं आप उसको। असल में आमिर, पहले तो सबसे पहली बात है, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनके जी। साथ कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो, ये खुश रहें। जो भी हैं, ये इनका नाम नहीं आपने मेंशन किया। मैं इस पे के लिए बताऊँगा, ये जो आप इन्होंने ज़िक्र किया ना कि वो लंबा सा कुर्ता पहने हुआ था या पहने हुई हम्म। थी और व्हाइट कलर का, हम्म। ये देखिए हैं तो जिन्नात ही। बिल्कुल। अब उनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, किसी को हम कहते हैं वो लेडी मतलब फीमेल उसमें आती है तो उसके पैर हम्म। उल्टे होते हैं तो पिच्छल पैरी कह लें। इसमें हम्म। एक जो ज़िक्र है ना छलावे का, हम्म। ये शेप शिफ्टर। छलावा, हाँ, वो जो छलावे का जो ज़िक्र है ना, वो हमेशा आप ये देखें कि वो जितने भी लोगों के साथ छलावे के साथ वाक़यात हैं, वो लंबा पजामा या लंबी शर्ट, वो उसमें होते अच्छा। हैं। अच्छा, मुझे हाँ, इसका नहीं पता था। हाँ, या तो वो पजामा होगा या वो हम्म। 3/4 नहीं होता जिसको आप कहने, क्वार्टर क्वार्टर शॉर्ट्स। हाँ, हाँ, मतलब वही। और कुर्ता उनका लंबा होगा। अच्छा, और उनकी जो मूवमेंट है ना, वो बिल्कुल ऐसी होगी लाइट की स्पीड के साथ, मतलब 1 सेकंड में वो आपके सामने से गुज़र जाएँगे, 1 सेकंड में, ये होता है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ऐसी मखलूक और ऐसे किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं। मैंने आपको 3-4 स्ट्रीम पहले एक वाक़या नहीं बताया था नाज़िमाबाद की औरत का कि वो बाकायदा कम्युनिकेट करती थी कि हमारा हम्म। गोश्त क्यों नहीं यूज़ क्यों कर लिया, वापस ला के रखो। और ये हम्म। मेरे वालिद की मतलब मेरे हस्बैंड की उन्होंने घर बनाए, मैं तो छोड़ के नहीं जा सकती। हम्म। तो वो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, मखलूक होती है और वो एडजस्ट कर जाते हैं आपस में कि भई ये 3rd फ्लोर या ये हिस्सा हमारा है। अब उन्होंने जैसे ज़िक्र किया ना कि 3rd फ्लोर पे कोई ना आए। हाँ, थर्ड फ्लोर पे अच्छा, ना अगर और। वो 3rd फ्लोर पे वैसे जाते, हम्म। नेक नियति से साथ, पाक साफ होके और अपना कोई हम्म। काम करके वापस आते तो उनको नहीं कहता। क्योंकि ये हाँ। वहाँ पर खड़े होके स्मोकिंग करते थे और आग हम्म। की जो जहाँ बात आएगी ना, आग की हम्म। जहाँ भी बात आएगी, ये उसको मतलब फिर पसंद नहीं, अवॉइड पसंद करें, नहीं कर, पसंद नहीं पसंद नहीं करेंगे, करते। उसको बोलेंगे भई चले जाओ। अब ये क्योंकि स्मोकिंग करते थे, वहाँ जाके जलाते होंगे, सिगरेट में आग होती है, तो हम्म। वो इनको पसंद नहीं आया, वो इन्होंने वार्न कर दिया कि भई आप इधर नहीं आया करो। सही तो है। बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे कि एडजस्ट कर जाते हैं और एक ही जगहों पे, एक ही घरों में रहते रहते हैं यार। बहुत ही मसाजिद में नमाज़ पढ़ते हैं जिन्नात साथ, हमें महसूस नहीं होता। या कोई जो मतलब ऐसी इल्मी शख्सियत हो, जो कश्फ की हो, रूहानी शख्सियत हो, वो महसूस कर लेती है कि पिछली पिछली सफ में कौन खड़ा है, अगली सफ में कौन खड़ा है, इंसानों के अलावा कोई मखलूक है। इसी तरीके से घरों में साथ रहते हैं, स्कूलों में साथ पढ़ते हैं, हम्म। तो ये नॉर्मल चीज़ है ये तो भाई, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, कुरान शरीफ में ज़िक्र है, हमारे आस-पास रहती है, बस अच्छा, इस ये पे है। इन्होंने ये बोला कि 150 साल से रह रहे, 150 साल का मतलब ये है कि जिन्नात की ये, तो नहीं, जिन्नात की तो इज्जत होता है, ऐसी बात सबको पता है, हजार हाँ, हजार साल भी होती है। हाँ, 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 तो हाँ। मगर 150 साल रहने का मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, और न्यू कराची का आपको एरिया पता है, वो बिल्कुल जंगल बेयाबान था वो। ये तो तो पाकिस्तान बनने के बाद ये कराची जब एक्सपेंड हुआ है सारा, जी, जी, तो उस टाइम हाँ। पे ये आबादी चलना शुरू हुई है ना, तो इसका मतलब है वहां पे कोई दरख्त होगा या वहां पे कोई गार होगा उस कोई जमाने में, कोई भी वहां पे होगा, उस इनके दरख्त इनको कोई बेडरूम और ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की दीवारों की थोड़ी है, ये जरूरत थोड़ी दीवारों है। के साथ मुक़य्यद नहीं होते, ये तो इनकी तो बिल्कुल। एक ओपन फील्ड है, पहाड़ हो, दरिया हो, समंदर हो, जंगल हो, तो वहाँ पर कोई दरख्त-वरख्त होंगे, जंगल होगा, उस पे ये आबाद होंगे। बाद में वो हम्म। प्लॉटिंग करके घर बन गया, ये वहीं रहते रहे। इन्होंने 3rd ये फ्लोर वही रहे। आबाद कर लिया अपना, ये हाँ, हुआ। आपने कर दिया। मगर एक अच्छी चीज ये हुई कि आके ख्वाब में बता दिया कि भाई रहो, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी को नुकसान पहुंचाया, हड्डी हड्डी देखिए तोड़ ना, दी। वो मैं वो ही बोल रहा हूँ ना कि वो एडजस्ट करने वाले लोग थे। मतलब वो हम्म। इनके साथ कोई 10-15 साल, 20 साल रहते रहे। लेकिन हम्म। जब इन्होंने इनके बच्चे ने क्या भाई ने जो ऊपर जाके सिगरेट पीनी शुरू की ना, वो इनको पसंद नहीं आया। उसमें आग थी। और ये फिर टिपिकल इन्होंने होता है, और ये टिपिकल वो होता है हम लोगों के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वो वार्न कर दिया कि भाई यहाँ पर ना आए। सही और है, अगर ये बिल्कुल। वैसे जाते किसी काम से, और मैं आई एम श्योर कि अगर किसी ऐसे काम से जाते ना और वो काम करके वापस आ जाते, ठहरते नहीं और पाक साफ होके जाते, इन्हें कुछ नहीं कहते। फिर ख्वाब में ये भी नहीं कहते, क्योंकि वो अच्छा, वो सिगरेट ठहर, पीते थे ना। हाँ, हाँ,
वो टेरेस के ऊपर जो औरतें घूमती थी ना, इसका मतलब है कि वो पूरी फैमिली थी, वो घूमती थी वहां पे ऊपर, हाँ हाँ, रात वो में रहते नजर हैं, आते थे। हाँ, वो बिल्कुल उसमें रहते नजर हैं। आते थे। भाई एक और भी चीज बताई ना उन्होंने ईमेल पे, जब गोश्त पकता था तो वो कम पड़ जाता था या क्या होता था, हाँ, ऐसे भी तो कुछ गोश्त बताया पकता ना। था। हाँ, गोश्त पकता हाँ था तो कम पड़ जाता था वो। हाँ, तो वो हांडी में से ले जाते होंगे एक डोंगा भर के, इनके घर को कम पड़ जाता था। हाँ, ये इसकी तो बहुत हाँ मिसालें मिलती हैं। हाँ। भाई, ये गैर महसूस तरीके से इस किस्म के काम होते हैं और गैर महसूस तरीके से ही अपना काम कर जाते हैं। अब आपने उसमें एक दफा होगा, दो दफा होगा तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। जब हम्म। रेगुलरली वो होगा, आप बोलेंगे यार ये क्या बात है, जब भी ये मैं क्या गोश्त हो रहा है? पकाते हूँ तो ये हाँ। गोश्त कम पड़ जाता है या मिठाई गायब हो जाती है। फिर आप उसको हाँ, मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। जब मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं तो आपको उसकी फिर पता चल बिल्कुल। जाती है वजह। अच्छा, मुमताज साहब, एक और चीज इसमें पूछनी थी। चले, अच्छा, बातों से बात निकली है तो मेरे जहन में एक चीज आई है। जी ये क्यों कहा जाता है कि जैसे अभी आपको पता ही है कि मेरी मम जो है वो नए घर के अंदर शिफ्ट हुई और ये सारा प्रोसेस चला, तो ये क्यों हम्म। कहा जाता है कि वहां पे जाके जो है पानी रख दिया जाए या वहां पे जाके मिठाई रख दी जाए, अगर वो कम हो तो पता चल जाएगा। मिठाई तो कुछ कीड़े भी खा सकते हैं, लेकिन ये कि पानी खत्म करने क्या मकसद है इसका, मुझे समझ में नहीं आता। यार ये जो है ना, एक्चुअली इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक सही। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि पानी और मिठाई रख देंगे और वो हम्म। कम हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर है। जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वहां तो कीड़े और चूटियां भी खा सकती हैं। देखिए, अगर आप 1 किलो का डिब्बा या आधा किलो का डिब्बा मिठाई वहां पर रखा है, हम्म। अगले दिन 24 घंटे बाद आप गए, तो हम्म। 24 घंटे में अगर हर वक्त चूटियां खाती रहे ना तो एक डली मिठाई से ज्यादा नहीं खा सकती। सही है। और उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट जो है ना, वो आपको वहां पता चल जाएंगे। वो बारीक बारीक जर्रे 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 पूरे फैले होंगे, चूटियां भी वहां पर होंगी। लेकिन अगर आप जाते हैं और डब्बा रखा हुआ है और डब्बा खाली रखा है, सारी मिठाई गायब है और कोई जर्रे नहीं है, कोई चूटी नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे? आधा हाँ। किलो 1 किलो मिठाई चूटियां खा गई? इट्स हाँ। इम्पॉसिबल। और पानी के लिए रख कहते हैं, कुरान शरीफ के लिए कहते हैं कि एक बरकत है, एक ठंडक का एहसास है। पानी जो है ना, वो ठंडक का एहसास है। जो कुरान शरीफ रखेंगे उसकी एक बरकत का एहसास है कि आप जाएंगे वहां पर रख देंगे। और अगर आमिर, मेरा एक्सपीरियंस ये है, यकीन करें, मैं 4 5 6, बल्कि हमारे जब इंडिया से दादा दादी आए थे वहां, उस वक्त से अगर हम लगाएं तो हम कम से कम घर शिफ्ट कर चुके हैं 10। मतलब इतनी हिजरत की है हमने, इतनी हिजरत की है कि हम सीनियर मोस्ट महाजिर बन गए हैं। अच्छा। इंटीरियर से वहां से फिर तारिक रोड के बिल्कुल वहां पर शिफ्ट हुए, वहां से हमने मॉडल कॉलोनी बसाया, अपना घर बनाया। फिर मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया, देन फिर अलग घर, फिर अब ये अपना घर। तो और लंदन नहीं आ जाइएगा फिर आप? लंदन में आऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर आऊंगा इंशाल्लाह, इस नहीं, अभी में। मैंने कहा, आपने कहा ना सीनियर महाजिर, मैंने कहा लंदन ना आ जाइएगा। हाँ, वो वाली बात नहीं भाई, उससे उससे बदला हो जाए। खैर, वो सियासी बात हो जाएगी। हम कमिंग टू हमारे अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, और आप उसको खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, अपनी वालदा से पूछिएगा, किसी से ही पूछिएगा जो सीनियर लोग हैं। आप किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं ना, कोई भी घर में, आप जब द मोमेंट यू एंटर इन द फर्स्ट स्टेप इन योर न्यू प्लेस, हम्म। यकीन करो, ना पानी की जरूरत है, ना मिठाई की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। कुरान शरीफ को तो हम एक बाबरकत, मतलब वो समझते हैं ना कि वो तो एक अलग चीज है, उसका अलग एक चीज। कॉन्सेप्ट अलग है। बिल्कुल। जब आप घुसते हैं ना किसी घर में, आपको एक वाइब्स आती हैं, हाँ। अच्छी या बुरी, बुरी बात। अच्छी या बुरी, भारी या हल्की। आप यकीन करो, मैंने जब ये घर लिया है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, 4 साल 5 साल पहले, बच्चों की शादी से पहले, हमने बहुत सारे मकानात देखे, वो पोर्शन देखे। इस घर में कदम रखा और वो किचन में, इधर वो किचन की तरफ से गैलरी का दरवाजा खोला और वहां से जो वेस्टर्न एयर, मतलब एंटर हुई घर में, और हम्म। पूरा फिर, तो वो, यकीन करो, बस एक 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 मिनट के बाद जो है ना, मेरी वाइफ ने और मैंने ये फैसला किया कि डन। सही। एक अच्छा सा अच्छी सी फीलिंग हुई। और यकीन करें आमिर, जिस आप घर में 10 साल 20 साल रह लो, तो हम्म। उस जब जगह को आप छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत अफसोस होता है ना उसको छोड़ने का। बिल्कुल, बिल्कुल। और नई जगह जाके आप एक अजनबियत महसूस करते हैं, कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन। हम्म। उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता सेट होते हैं। यकीन करें, मैं 19 ईयर्स इधर फरहान टावर में मैन राशिद निवास रोड पे रह के आया, और बड़ी अच्छी दोस्ती सब कुछ। और जब मैं इधर आया, मुझे एक दिन भी अजनबियत फील नहीं हुई, एक दिन भी। सही। मैं पहली रात इधर बिस्तर पे सोया हूं ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 10 साल 15 साल से यहीं पर सो रहा हूँ। वेलकमिंग था सर। ये होती है घर की या किसी भी जगह की फीलिंग्स, आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है।
तो वो करते हैं लोग, पानी रखते हैं, मिठाई रखते हैं, उससे पता चल जाता है कोई दूसरी मखलूक है या क्या है। इसमें कोई वो सब वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पानी रखें। सही सही। अच्छा आमिर, एक ईमेल मुझे भेजी, एक्चुअली इट्स अ ड्रीम, हम्म। और वो उस ड्रीम का जिक्र करती हैं, और वो है तो वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे पहले उसमें लिखा 2-4 लाइंस के आप ब्लैक मैजिक पे जब प्रोग्राम कर रहे थे तो आप पहले अनाउंस कर दिया करें, तो मेरे पास इस किस्म का इससे रिलेटेड एक ड्रीम था और किस्से भी थे, मैं आपको टेप करके भेज देती। तो अब हमने ऐसा तो नहीं किया कि हमने पहले से अनाउंस कर दिया, वरना हम आज अनाउंस कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रीम हमारी किस टॉपिक पे होगी। तो उन्होंने अपना एक ड्रीम मुझे भेजा और वो है ब्लैक मैजिक का। तो और उन्होंने आखिर में ये गुजारिश की कि आप अपने तजर्बे से और अनस शम्सी साहब की राय जरूर लीजिएगा इस पे, रिलीजियस राय अच्छा। अनस शम्सी साहब की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। तो मैं उनकी जुबान में, मैं अपनी जुबान में बता देता हूँ आपको वो ड्रीम क्या था। और सच्चा ड्रीम था हमें, ये? हाँ ये सच्चा ड्रीम था, नबूवत ये का सच्चा। 46वां हिस्सा है सच्चा ड्रीम। ये वो लिख रही हैं, वल्ला आलम बिस्सवाब, वो अगर झूठ बोल रही हैं तो भाई मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने सच्चा लिखा है 2-3 दफा तो मैं भी सच बोलूँ। चलें सुनते हैं। उनकी वो लिखे हुए है कि वो बोलती हैं कि जब मैं 9th में थी तो मेरी नानी जो है ना बीमार हो गई, बहुत सख्त बीमार हो गई नानी ना। तो उनको ख्वाब आया, इस बच्ची को जिन्होंने ये लिखा है मुझे, कि मैं 9 साल की थी या पता नहीं 9th में थी या 9 साल की थी, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैं देखती हूँ कि एक औरत है, उसके सामने एक हांडी रखी हुई है और वो कुछ पढ़ रही है अपनी जुबान में, और 2-3 औरतें सो कॉल्ड चुड़ैलें कह लें क्या कह लें, वो फ्लाई कर रही हैं हवा में। मैंने मतलब ये है कि ये ख्वाब देखा, चीखी, आंख खुल गई। सेकेंड डे फिर यही ख्वाब रिपीट हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से वो औरत है, बाल खुले हुए हैं, बैठी हुई है, हांडी सामने रखी हुई है, 3-4 चुड़ैलें या जो भी कह लें, रूह जो भी है वो ऊपर फ्लाई कर रही हैं, और मैं चीखी। तीसरे दिन फिर रिपीट हुआ, उसमें मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ख्वाब में। आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो गायब हो जाए, जैसे आयतल कुर्सी खत्म हुई फिर वहीं से वो ख्वाब, जैसे फिल्म चल रही है ना, वहीं से फिर जुड़ जाए। और तीसरे दिन फिर मैंने उसका, जब आयतल कुर्सी पढ़ी तो उसका चेहरा देखा, उस औरत का। तो वो चेहरा जो है वो हमारी एक क्लोज रिलेशन है, क्लोज रिलेटिव है, उनका था। मैंने उनका चेहरा भी देख लिया। और उसके बाद सुबह में हमारे मामू का, या वो नानी के बेटे हुए, इनके मामू जो हुए, मतलब वो उनके नानी के बेटे का और हमारे मामू का फोन आया कि नानी की डेथ हो गई। अब वो आखिर में ये लिखती हैं कि ये क्या है, मतलब मुझे जो ख्वाब नजर आए ये बिल्कुल इतने सच्चे थे। और एक चीज तो जाहिर हो रही है ना कि कोई औरत, कोई लेडी बैठी हुई है, काला इल्म कर रही है या वो ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो नानी की दुश्मन है। यही कह सकते हैं ना सलीस उर्दू में, साफ जबान में ये कह सकते हैं कि वो नानी की दुश्मन है, वो उनको मानना चाह रही है। अच्छा, नानी का उधर जो है, जब वो हॉस्पिटलाइज थी तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, और मतलब इस किस्म के पैरालाइज के वो मुख्तलिफ मतलब बीमारियों में उनको अटैक हो रहे थे। और इनको ये 3 दिन तक लगातार ये ख्वाब जो है वो आ रहा था, और फाइनली जो है ना वो नानी की डेथ हो गई। और इन्होंने जब मम्मी वगैरह से जिक्र किया अपनी मामा से, तो उन्होंने मतलब वो डेफिनेटली इनके क्लोज रिलेशन की कोई शक्ल थी, तो वो फिर चुप हो गई। तो इन्होंने आखिर में ये लिखा है कि आप भी इस पर बताइएगा, आमिर भाई से ही पूछिएगा कि व्हाट इज दिस, और अनस शम्सी साहब से रिलीजियस तबसरा जरूर
करवाइएगा कि ऐसे ख्वाब सच्चे होना और मुझे आना, ये क्या मतलब है इसका? इससे तो आप उसको दो से इस पे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें एक सिमिलर एक मैं आपको बताता हूँ कि आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, बल्कि ज्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, तो तकरीबन 7 साल पहले की बात है। ये रात की बात है, और आपको तो पता है मैं रात में काम करता हूँ, तो उस दिन मेरी छुट्टी थी इत्तेफाक से, तो मैं सो रहा था। तो रात में 2 सवा 2 बजे करीब हम लोग सोने के लिए बेसिकली लेटे, मूवी देख रहे थे मैं और मेरी बेगम। तो वो जब हमने मूवी जब देख ली, तो उसके बाद जब हम लोग सोने के लिए लेटे, तो कच्ची पक्की नींद के अंदर थे, तो एकदम से दरवाजा खुला है हमारे बेडरूम का। अच्छा, हमारे बेडरूम का दरवाजा वो जो है लॉक होते हैं, वो जो ऐसे करके खुलते हैं ना पूरे, ऊपर से ऐसे करके यूं घुमाते हैं, तो वो वाले लॉक। अच्छा। वो फिजिकली वो नहीं है, अपना पॉसिबल नहीं है कि कोई इस तरह से खुल जाए, आपको पकड़ के खोलना पड़ता है। तो वो दरवाजा खुला है बाकायदा। अच्छा, मैं और मेरी बेगम, हम लोगों ने चौंक के एकदम से देखा उठ के, मैंने बेगम की शक्ल देखी, बेगम ने मेरी, मैंने कहा ये क्या है? तो बेगम ने बोला कि पता नहीं, बेगम ने ऐसे करके यूं गर्दन दबाई के लगी पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 1 मिनट, मैं उठा, मैं जाके मैंने कहा कई दफा ऐसा होता था हमारी सास भी आ जाती थी, कई दफा नीचे से वो नीचे देख रही होती थी टीवी वगैरह, तो ऊपर आके अक्सर झांक के देखती थी कि जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अब मैं उठ के सर मैं नीचे गया हूँ, पहली बात तो ये कि उनके बेडरूम की तरफ गया तो बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, मैंने कहा चलो ये तो यहाँ नहीं है। फिर मैं नीचे गया, तो नीचे जाके मैंने देखा लाउंज में, किचन में वो है ही नहीं। तो मैं ऊपर आया, मैंने कहा यार वो तो है ही नहीं, मेरे लगता है वो तुम्हारी छोटी सिस्टर क्या रुक गई है। तो कहने लगी अच्छा, फिर ये दरवाजा किसने खोला है? मैंने कहा पता नहीं क्या। बहरहाल आके फिर हम आके फिर सो गए। सुबह 7 बजे हमें फोन आया है कि मेरी वाइफ की खाला का इंडिया में इंतकाल। अच्छा। अब वो सिमिलर लाइक दिस कि ये कि कोई ऐसी कोई चीज थी, या उनका ऑलरेडी उस वक्त इंतकाल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2-2:30 बज रहे थे, तो वहां पे तकरीबन 7 बज रहे होंगे ऐसे, वहां पे इंतकाल हो चुका था क्या? जाते हुए मुर्दा देख के जाता है, या उनका कोई करीन था जो आके देख के गया है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि नबूवत का 46वां हिस्सा कहलाता है सच्चा ख्वाब। अच्छा। नबूवत का 46वां हिस्सा है सच्चा ख्वाब, मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा। अच्छा। अब अनस जो है, अनस इसके अंदर जो है हो सकता है कि बाद में, अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो बाद में इसके अंदर अपना स्क्रीन के अंदर अनस आप फीडबैक दे देना। अगर 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 अनस 2-4 जुमलों में या जैसे भी बात करने में अगर हमारी मदद कर सकता है, ये हमारी ये जो सुनने वाली है उनकी कोई कर सकता है तस्हीह, ये बता सकता है कुछ, तो जरूर बताएं अनस साहब, हदीस की रोशनी में। सबसे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इस हवाले से कुछ बात कर सकूं। अभी थोड़ी देर पहले आमिर चिन्नूटी जो बोल रहे थे कि सच्चा ख्वाब जो होता है वो नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ये जो बात इन्होंने अभी कही ये एक हदीस है सही बुखारी की। हदीस का मैं रेफरेंस भी बता देता हूँ। हदीस जो है वो सही बुखारी 6983 है, जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान ये किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर नबूवत का 46वें हिस्से से कुछ लोग जो हैं वो इसका थोड़ा गलत माना निकाल लेते हैं कि इसका ताल्लुक़ शायद नबूवत से हो या फिर रिसालत से हो। ऐसा कुछ नहीं है। नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला है वो तो हम सब जानते हैं कि बंद हो चुका है, अब कोई भी नया नबी नहीं आने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात रह गई है? अब नबूवत का मतलब ये है कि ये अरबी के एक लफ्ज़ नब्बा युनब्बिउ तंबीअन से ली गई है, जिसका मतलब है कि ख़बर देना या आगाही कर देना। अब जब किसी को इस तरीके से ख्वाब आते हैं तो उसको जो है कोई ना कोई ख़बर पहुंचा दी जाती है अल्लाह की तरफ से कि भाई देखो कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ ये मामला हो सकता है। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि ख्वाब
के जो मामलात होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें सिर्फ वही लोग बात कर सकते हैं जो ख्वाब की ताबीरात वगैरह निकाल सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आगे चलता चलूँ। इसके अलावा जो है ख्वाब के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी हदीस के अंदर जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने उनसे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो फरमाते हैं कि जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब बेदारी में भी मुझे देख लेगा, या फरमाया गोया उसने मुझको बेदारी के आलम में देखा, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। अब ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम 5920। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये पता चली होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हालत में भी आपने देखा ख्वाब में, तो यानी आपने बिल्कुल सही देखा, बिल्कुल सच देखा। क्यों? शैतान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत में आ ही नहीं सकता, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा एक और हदीस है जो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के तौर पे मैं बताता चलूँ। बुखारी की एक और हदीस है जिसका रेफरेंस में बता देता हूँ, बुखारी 5926। ये हदीस ये है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, कहा एक एराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सर को तलवार का निशान बनाया गया, वो लड़कता हुआ जा रहा था और मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराबी से फरमाया, नींद की हालत में शैतान तुम्हारे साथ जो छेड़खानी करे वो लोगों को ना बताओ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में शैतान तुम्हारे साथ जो छेड़खानी करे, तुम उनमें से यानी तुम में से कोई इसके बारे में लोगों के साथ बातें ना करे। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी होता है कि हमारे जो हम बुरे ख्वाब देखते हैं तो वो शैतान की तरफ से होता है और शैतान हमें कई मरतबा वरगलाने की कोशिश करता है या हमें डराता है। तो आप वो दूसरों को ना बताओ, इल्ला ये कि आप ऐसे एक्सपर्ट को बताओ जो ख्वाबों की ताबीर वगैरह जानता हो या आपकी दूसरी तरीके से मदद कर सकता हो, सिर्फ आप उन्हीं को बताओ। आम तौर पे आप वैसे किसी और को नहीं बताओ, हो सकता है वो आपकी बात का यकीन न करे या आपका मजाक उड़ाए। एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। यह हदीस भी सही बुखारी की है, सही बुखारी हदीस नंबर 6984। अब ये सारी हदीसें बताने का मकसद ये होता है कि इससे हमें पता चल सके कि किस किस किस्म के ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब वो होता है जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो अच्छे ख्वाब होते हैं। उसके अंदर किसी न किसी किस्म के हमें मैसेज पहुंचाया जाता है कि अगर कोई बुरा शख्स हो तो उसको हिदायत की तरफ ले जाने का भी होता है। और हाँ, मैं एक बात बताना यहाँ पर मैं भूल गया कि सच्चा ख्वाब जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि नेक लोगों को आए, हो सकता है कि बुरे लोगों को भी आए। उसकी भी कई सारे वजूहात हो सकते हैं। हो सकता है कि अल्लाह उसको अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहा हो कि वो सीधी राह पे आ जाए, या फिर उसको डरा रहा हो कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे साथ ये अमल होगा। इसका ताल्लुक सिर्फ अच्छे लोगों के साथ नहीं है, बुरे लोगों के साथ भी है। यानी बुरे लोगों को भी सही ख्वाब दिखाए जा सकते हैं। और दूसरा ख्वाब जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। उसमें या तो आपको वरगलाया जाता है या फिर आपको डराया जाता है। कभी कभार आपने भी महसूस करा होगा कि आप रात में जो है सो रहे हैं और सोते सोते अचानक आप डर के मारे उठ जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो ख्वाब होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। उसमें आपके साथ जो है वो ये भी होता है कि आपको डराया जाए या आपको वरगलाया जाए। आपने जो ख्वाब देखा तो अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि आपको ख़बर दी गई कि ये शख्स जो है
आपके ऊपर या आपके रिश्तेदार के ऊपर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी नानी के ऊपर गालिबन जादू किया गया और कुछ ही दिन बाद जो है वो उनके इंतकाल की खबर आई। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ऐसे लोगों का जो है वो पर्दाफाश कर देता है कि वो जो है गलत काम कर रहा है, या तो इसको रोको या फिर इससे दूर हो जाओ। और एक ख्वाब ऐसा होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे भी होते हैं, 3 तरीके के ख्वाब होते हैं। एक अच्छा ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से, एक बुरा ख्वाब जो शैतान की तरफ से होता है, और एक ऐसे ख्वाब जो जिसके कुछ माने होते नहीं है, वो बस उनको अगर आप इग्नोर करो तो बेहतर है। उम्मीद है कि इससे कुछ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे चल के और भी जब मुझे मौका मिलेगा इस हवाले से मैं मज़ीद बात करूँगा। जज़ाकल्लाह अनस साहब, आपने हमें रिलीजियसली उसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये कि ठीक इस weird ये कि उनको नजर आ गया और नजर आने का चेहरा भी नजर आ गया, पता चल गया उनको कि कौन कर रहा है। देखें आमिर, आप ये देखें कि जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं ना, और अगर आप उनको उसका तोड़ करने किसी रहमानी तरीके से जाएं या इवन शैतानी तरीके से भी जाएं, अगर ब्लैक मैजिक का तोड़ करने किसी मैजिशियन के पास जाएं, वो कभी भी उसका नाम नहीं बताता जिसने ब्लैक मैजिक किया होता है। मगर उसको शक्ल नजर आ जाती है। नहीं, उसको आती है, लेकिन वो बोलते हैं आपका मसला हल कर दूंगा, इसका तोड़ कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपके किस रिलेशन ने किया है या किस शख्स ने किया है। वो उनका नाम नहीं बताता, कल्परेट का नाम नहीं बताता। वो इसलिए कि वो अपना मुमताज साहब, मसला ये है कि ये अब आप जैसे हम लोग होते हैं तकलीफ पर, अल्लाह अल्लाह ना करे कि ये तकलीफ किसी को आए, मैं अपने आप पे रख के बोलता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे पे ये तकलीफ है, तो अब अगर मुझे कि उस बंदे का पता चल जाए कि ये है, तो मैं तो उसको मार ही दूंगा ना, मैं तो उससे बड़ा गुनाह कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मेरे ख्याल से नहीं बताते हैं ये। इस वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली नहीं बताया जाता कि ये तो उसको पहुंच के तो उसका तिक्का बोटी कर देंगे। तो वैसे तो मेरे ख्याल से शायद उनको पता चल जाता है, और हर चीज नाम, इवन नाम तक पता चल जाते हैं, क्योंकि जो ये मौक्किलीन वगैरह होते हैं, ऐसी बातें तो सब बता सकते होंगे। अच्छा, वो इसी चीज में इंटरेस्टेड थी जो उन्होंने लिख के सुनाया ना, कि मतलब मुझे तो पता भी चल गया ना कि किस शख्सियत ने किया है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब जो ब्लैक मैजिक कर रहा है और मुझे ख्वाब में पता भी चल रहा है, क्योंकि ये तो छोटी थी, मासूम थी, इन्हें बता दिया गया कि ये भाई खतरा ये है। आज छोटी थी, मासूम थी, इनका विजन क्लियर था, इनके उसमें वो ऐसी कोई वो नहीं थी। जैसे जब बंदा अपना एल्डर हो जाता है तो वो ऐसी बात है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है डिफरेंट चीजों के अंदर, वो मासूमियत नहीं रहती, मासूम थी, तो इनको ये चीज नजर आई। इससे बेसिकली जो है, हो सकता है कि एक इशारा अल्लाह ताला ने ये इनको ये देना हो कि भाई ये कि इन द फ्यूचर जो है इस खातून से या इस उससे या इस फैमिली से मोहतात रहें, अपने आप को वो करें कि ये जो ये खातून है ये आप लोगों की फैमिली की खैर ख्वाह नहीं है। उन्होंने ऐसा तो किया। वो बोलती हैं आज तक उन जो रिलेटिव थी जिनका वो शक्ल नजर आई थी, उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। तो वो तो हुआ। तो खैर, हम आगे बात बढ़ाते हैं। आमिर, आज कौन सी क्लोजिंग स्टोरी आप हमें सुनाएंगे भाई? नहीं, क्लोजिंग स्टोरी से पहले मुमताज साहब, एक वो खुजदार की एक स्टोरी मैं लेके आया हूँ, बलूचिस्तान की, जो मेरे साथ हुई थी। अरे हाँ यार, वो तो आज आप पीएमएम में जब रहे थे, बलूचिस्तान में जब थे पीएमएम में जी, तो वो हॉरर भी है और वो फनी भी है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, सुनाए। वो ये था कि हम लोग बड़े यंग से बच्चे, और क्लीन शेव, हल्की हल्की हमारी फ्रेंच आना शुरू हुई, बियर्ड, और हमने रखी भी, और कराची का लड़का, हमारी पोस्टिंग हो गई खुजदार। अब खुजदार हम पहुंचे, लकोदक सहरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, होश उड़ गए कि ये कहाँ पे आ गए हम। 12 लेके अपना वहां पहुंचे, पूरा कैंट खाली पड़ा हुआ। रात के टाइम पहुंचा, एक लाइट नहीं जल रही, सिर्फ 2-3 लाइटें स्ट्रीट्स जल रही। मैंने कहा यार, या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया मुझको। मैंने कहा कहीं डालना था तो किसी अच्छी जगह डालना था, ये किधर आप जंगल में मुझे डाल दिया आपने। 12 लिए के अपना मैं वहां पे गया, तो गार्ड्स ड्यूटी पे थे, तो उनको गार्ड्स को मैंने जाके बोला, मैंने कहा भैया मैं फला यूनिट का, मैं यूनिट अकाउंट ऑफिसर। तो कह लगे कि सर वो तमाम यूनिटें तो फॉरवर्ड है। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन थी।
तो उस जमाने में जो है वो तमाम यूनिटें आगे चली गई, तो हमारी वाली भी यूनिट जो है वो आगे चली गई थी। अब मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं वापस चले जाऊं क्या, लेकिन नहीं आप यहीं रहें, सुबह आप जो है कर्नल साहब से बात कर लीजिएगा फोन पे डायरेक्ट और वो आपको बता देंगे। मैंने कहा चले सही है। तो दूसरे दिन मैं उठा हूँ, ऑफिसर मेस में मैं जाके ठहर गया था, तो दूसरे दिन मैं उठा, मैंने अपने कर्नल को फोन मिलाया, वहीं के उनके फोन से ही है आर्मी के, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैं तो आ गया हूँ, अब आप लोग यहाँ पे नहीं है तो क्या करें। कहने लगे आमिर साहब एक काम करें कि आप वहीं पे ठहरे, हम लोग 1 हफ्ते में वापस आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल डेली पैकअप कर चुके हैं और हम लोग वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा सही है जी। तो मैं वहाँ पे ठहर गया, फिर मैंने अपना वहाँ पे इधर उधर एक्सप्लोर करना शुरू करा। वो इतने में हमारी यूनिट पहुँच गई। अब यूनिट पहुंची तो अपना कर्नल साहब ने ऑप्शन दिया, कहने लगे भैया ऑफिसर मेस में ठहरना है ऑफिसर मेस में ठहर जाओ, जेसीओ मेस में ठहरना है तो जेसीओ मेस में ठहर जाओ। जेसीओ मेस बहुत बड़ा था वहां पे, खाली था भी, ज्यादा लोग नहीं रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे। अब मैंने कहा यार मैं ऑफिसर मेस में रहूंगा, यहाँ पे इतने पैसे मेरे खर्च होंगे, तो ठीक ठाक, जैसी बात है मैं सिविलियन था तो मुझसे तो पैसे ठीक ठाक काटते थे। मैंने कहा तो मुझसे ठीक ठाक पैसे काटेंगे। फिर मैं जेसीओ मेस गया, जेसीओ मेस का मैंने सर्वे करा, जेसीओ मेस बड़ा अच्छा लगा मुझे, अलग अलग कमरे अपना, और वहाँ पे उनका खाना वाना वगैरह तो आपको पता ही है सब आर्मी के अंदर कैसा हिसाब किताब होता है। मैंने कहा मैं आया वापस, मैंने कहा कर्नल साहब को बोला, मैंने कहा सर मैं जेसीओ मेस पे रहूंगा, ये बिल्कुल यूनिट के पास भी है और ऑफिसर मेस बहुत दूर है यूनिट से, और ये मेरे पास ही है, साथ में ही है, और मैं इधर ही रह के अपना जो है यहीं पे आता जाता हूँ। चलने के बस सही। अब मैं रहना शुरू हुआ, 2-3 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन जो है जेसीओ मेस में सही रह गया। छठे दिन से जो है ना मुमताज साहब ऐसा होना शुरू हुआ कि मुझे अजीबो गरीब रात में 2 बजे करीब आवाजें आना शुरू। अच्छा। अब वो ऐसी आवाजें जैसे कि बच्चे या औरतें आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, और उसके बाद जो तकलीफ की आवाजें आती है ना, वो तकलीफ की आवाजें इस तरह से आती। अच्छा मैं तो अपना जो है, अब मेरे ऊपर जो है ना सर के ऊपर ही एक खिड़की थी और वहीं से आती थी आवाजें। वो मैं तो ना सो पाऊं ना कुछ, और बराबर में मैं गया, मैं मौलवी साहब का एक कमरा था हमारे जो वहाँ की जो बड़ी मस्जिद थी, उनको मैंने उठाया, मैंने उनको बताया, मौलवी साहब ने बोला कि लेके आयतुल कुर्सी पढ़ो और चारों कुल पढ़ो और सार बांधो और पानी के ऊपर छड़क के अपने कमरे में डाल। सही है। मैंने कहा चलो ये तो, मैंने कहा यार इन आवाजों को मैं कैसे रोकूं यार, ये आवाजें तो मुसलसल आ रही हैं। अच्छा 12 लिए कि 2-3 दिन 4 दिन हो गए, 5वें दिन मुमताज साहब मेरी हो गई बस। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा इनफ इज इनफ ना। मैं गया, मैं कर्नल साहब को बोला, मैंने कहा सर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, या तो आप मेरी ये जगह चेंज करें या फिर अपना जो है ना, मैं क्या नाम है अपना ये कैंटी छोड़ के जा रहा हूँ। कह लगे क्या हो गया वो कह लगे कि, मैंने कहा कि सर मुझे रात में इस तरह से आवाजें आती हैं। कह लगे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ ना रात में तुम्हारे पास जो ना गार्ड भेजता हूँ। वो मुला साहब उन्होंने जो है ना मुझे वो अपना गार्ड भेजा वहां से यूनिट से, वो आया बाकायदा, वो आके तैयार हुआ, उसने वर्दी वगैरह पहनी, फुल उसने वो रखी हुई G3 अपने पास, और वो बाहर कुर्सी पे आके बैठ गया। उसने बोला कि जब आमिर साहब आपको आवाजें आए ना तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा सही। और बाकी वो बाहर दूसरे कमरों में जो है ना, जो दूसरे जो थे उनसे चिट चैट करके वो बैठ गए। कहा सही है। मैं सो गया अपना, वही 1-1:30 बजे करीब अपना आई आवाज। मैं उठा, मैंने जाके दरवाजा खोला और मैंने उसको हल्के से बोला, मैंने कहा ये आवाज आ रही है। वो आया मेरे कमरे में, सुनता रहा। उसने कहा सही। वो मेरे कमरे से निकला, उसने कुर्सी रखी मेरे कमरे के सामने, दीवार थी, दीवार के ऊपर हाथ रख के चढ़ा और ऊपर छत पे चढ़ गया मेस की। अच्छा हाँ, और पीछे की तरफ चले गया, और मुझे उसके कदमों की आवाज आ रही है, वो छत पे चल रहा है, और मुझे एकदम से आवाज आई, मैं कूद गया दूसरी तरफ जहां से आवाज आ रही। अच्छा हाँ, अब मैं जो उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा वो वापस आया, आवाजें आना बंद हो गई, वापस आया, नहीं आया वापस। मैं फिर सो गया। तो सुबह 11 बजे करीब जो है वो मेरा बटमैन आया मुझे उठाने के लिए। उसने मुझे बोला कि सर वो आपको कर्नल साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। अब मैं वहां पे गया कर्नल साहब के पास, तो कर्नल साहब हंस रहे। अच्छा मैं जिसके पास से गुजर रहा हूँ यूनिट के पास से, वो लोग जो है ना हंसते हुए मुझे देखते हुए जा रहे।
मैंने कहा यार पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। अच्छा मैं वहां पे गया तो वहां पे कैप्टन था, तो कैप्टन को बोला, मैंने कहा यार वो कर्नल साहब से मिलना है जो उनका। चलने के वो सर आपका वेट कर रहे हैं जाए। वो भी हंसता हुआ मुझसे बात कर रहा है। मेजर जो है टोआईसी जो था वो भी मेरे से मुझे देख के हंस रहा है। सूबेदार मेजर जो बैठा हुआ था वो भी मुझे देख के हंस रहा है। मैंने कहा यार ये क्यों देख के हंस रहे हैं सारे। अच्छा बहरहाल मैं घुसा, कलश आ गया। मैंने कहा सर जी। कह लगे कि कैसी गुजरी रात आपकी। मैंने कहा सर वो आए थे वो साहब आपने जो भेजे थे, और वो आवाज आई थी, मैंने दोबारा उनको बोला तो वो चढ़े और चढ़ के कूद गए पीछे, और उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई थी। मैंने उनका इंतजार करा, वो आए नहीं 10-15 मिनट, फिर मैं सो गया था। तो क्या लगा वो असल में मसला पता है क्या है, आपके मेस के बराबर में जो है ना किचन है। अच्छा। किचन में आप लोग खाते हैं खाना, उसकी रोटियां और हड्डियां बची हुई होती हैं जो आप फेंकते हैं पीछे खानसामा। खानसामा जाके पीछे फेंकते हैं, पीछे है खाई। उस खाई के अंदर जो है ना लोमड़ियां आती हैं और वो आके वो खाना खाती हैं, और जब वो खाना अच्छा। खाती हैं तो वो आपस में लड़ती हैं, और वो जो हाँ। लड़ने की आवाज है वो आपको लग रहा है कि वो चुड़ैल है। अच्छा अच्छा, वो आवाजें निकालती होंगी ना खाना खाते हुए, एक दूसरे से छीनती होंगी। वो इतनी खौफनाक आवाज होता साहब, इतनी हाँ ऐसे ही खौफनाक। है। एक तो एम्बियंस। अच्छा ये अब इसके बाद जो है ना मैं स्केप्टिकल हूँ। बेसिकली सामने मेरे काला पहाड़, यहाँ पे खुशदार कैंट, और कराची से आया हुआ एक लड़का जो 2 करोड़ की आबादी से आया हुआ एक लड़का, वो बीच के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पे मुश्किल से 20,000 की आबादी जिस शहर की, सही है। और आप ऊपर बैठे हुए, आपको ऊपर कैंट से पूरा शहर नजर आ रहा है नीचे। अंधेरा हमारे लिए, और रात में 1-1:30 बजे करीब ऐसी आवाजें शुरू हुई जैसे 2 चुड़ैलें आपस में लड़ रही हैं। तो क्या होगा, अब हाँ मेरी वो तो बस हो गई, सही है। वो आपके वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पहले पड़ा हुआ था कि मैं अकेला हूँ, खुशदार में हूँ, पहाड़ों के दरमियान में हूँ बिल्कुल और सन्नाटा है, और उसमें आवाजें आ जाए तो डेफिनेटली बंदा डर जाएगा। सही कहा है आपने। बेतहाशा डर गया था मैं तो। यानी इतना हाँ, हो गया था मुमताज साहब कि अगर ये मसला हल नहीं होता ना तो मेरा भाग आते इरादा था कराची, मैं कराची कराची भाग आ आते। जाता। मैं कराची आ जाता, मैं कहता मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। हाँ सही बात है। क्योंकि मैंने अपने जहन में इमेजिनेशन में मैंने वो बना लिया था कि 2 लंबे दांतों वाली, लंबे नाखूनों वाली, लंबे बालों वाली जो है ना वो लड़ती हैं पीछे, या हो सकता है वो दोनों मैं आपस में लड़ रही है कि ये हमारा शिकार है, इस पे किसने हमला करना है। हाँ, आज तो टाइम खत्म हो गया। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कभी जो है ना पीएफ बेस सकेसर, सर हाँ अब ये भी। सकेसर का अगर आप मैं नाम लूँ तो यकीन करें आपको 10% लोग भी सकेसर को नहीं जानते होंगे। वेयर इज सकेसर, व्हाट इज सकेसर, क्या स्पेशलिटी उसकी। मैं आपको किसी दिन उसका एक वाकया सुनाऊंगा। ये पहाड़ों से आपने बात की है तो मुझे याद आ गया। मेरा अच्छा। छोटा ब्रदर ला जो है ना वहां पर पोस्टिंग पे था, तो हम लोग गए थे, वाइफ भी थी, मेरा छोटा बेटा था। वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक बेस है जो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वो पहाड़ की चोटी पे इतनी ज्यादा सरफेस प्लेन नहीं है, वो बहुत ही एक ऑफिसर में ऐसे 8-10 मतलब ऑफिसर्स रेजिडेंस हैं, और बाकी सब चीजें जो है ना पहाड़ को काट काट के छोटी छोटी उन्होंने उधर रेडार लगा हुआ है बहुत ऊंचा। और पूरा वो जो मतलब वो वाला वाला सेक्टर है ना वो इंडिया का, वो सब वो कवर करता है। तो मैं किसी दिन सुनाऊंगा उसके बारे में, और वो बड़ी जबरदस्त जगह है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने वहां पर 3-4 दिन स्टे किया उसके पास, और फिर हमने पूरे उस पहाड़ी की चोटी पे ना सराउंड करके ना, जो उसको रिंग रोड जैसे होती है ना, तो वहां पर रिंग पगडंडी कह रहे हैं उसको आप। जैसे रिंग रोड होती है ना, रिंग पगडंडी, वॉक करते हुए आप, सही हाँ। रिंग पगडंडी, वो ऐसे आपको पूरी पहाड़ी पे पूरा बेस जो है ना वो आप घूमे, तो मेरा ख्याल 1-1.5 किलोमीटर बनता है वो। तो हम ऐसे वॉक करते 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 करते, फिर मैं पूरा किस्सा सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। बहुत जबरदस्त चीज है वो, बहुत जबरदस्त वाकया है। तो अब आप अपनी क्लोजिंग स्टोरी सुनाएं, क्योंकि फिर अगर मैंने आज वो सुनाया तो वो टाइम बहुत ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये एपिसोड में इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में रख लेंगे इसको, और नेक्स्ट बिल्कुल। एपिसोड में एक काम करेंगे कि एक दो चीज अभी से बता देता हूँ मैं सॉरी। सबको कि अगर किसी के पास ख्वाबों के बारे में कुछ है, और कोई अगर चाहता है कि ख्वाबों के बारे में उसके साथ कोई ऐसे वाकयात हुए, कुछ हुए, तो हम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करें। आई एम नॉट सेइंग प्रिसाइसली कि हम लोग ख्वाबों पे करेंगे, लेकिन ये कि अगर आपके पास हैं तो आप लेके आएं,
हम ख्वाबों में बात करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में, और हम लोग अपना यही रखेंगे पूरा फॉर्मेट, और इंशाल्लाह ताला जो है आमिर अब्दुल्ला उसके साहब। आपकी आपकी बात कट रही है, मैं माफी चाहता हूँ आमिर। जी। इसको ऐसा करते हैं ना, हम एक स्ट्रीम के बाद अनाउंस कर देंगे हम्म पहले से कि हम नेक्स्ट एपिसोड जो है ना ड्रीम एपिसोड होगा, चले और ये उसका कर लेते हैं। नाम भी उसका कर देंगे ख्वाबों की दुनिया या ड्रीम्स वर्ल्ड, ऐसा करके कुछ अपना हाँ हाँ उसके हेडिंग देके ड्रीम्स पे एक एपिसोड करेंगे। तो उससे पहले चले। हम सबके जो है ना वो ईमेल्स और वॉइस टेप हमको रिक्वायर्ड हाँ है ड्रीम्स के हाँ बारे में हो। अपने ड्रीम्स बताइए वॉइस टेप हाँ के जरिए, ईमेल के जरिए, वो हम उसमें शामिल कर देंगे। लाइव कॉल करना चाहते हैं, लाइव कॉल आगे कर लीजिएगा। तो सही ड्रीम पे एपिसोड करेंगे। जी आमिर। सही। ये कैंसस कैंसस के अंदर एक ये मेंशन है, और ये काफी बड़ा मेंशन है। विला जिसे बोल सकते हैं आप, विला है या मेंशन जो भी बोल दें। तो यहाँ के बारे में मशहूर है कि बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव से मुराद, जैसे भी आपने बोला था ना कि आप जैसे ही अंदर जाओगे ना तो आपको फौरन जो है ना एकदम से वाइब आना शुरू हो जाएंगी कि ये जगह ऐसे जो है ये वो नहीं है जगह जिसमें आप आओ। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 1800 समथिंग का बना हुआ है ये, और उस जमाने का एक बिजनेसमैन था जिसने ये बनाया था। अच्छा। और एक चीज जो हम लोगों ने जो पिछली उसके अंदर ये शेयर करी थी, अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना हो तो भी बताइएगा। इसके अंदर इस विला के बारे में मशहूर है कि इधर दो किस्म की एंटिटीज हैं। एक एंटिटी वो है जो यहाँ पे बेस है, और एक एंटिटी वो है जो कि वहां के मालिक ने महसूस करा है, जो आती जाती रहती है, मतलब जो ठहरती नहीं है। यानी नई से नई एंटिटीज आती हैं, नए से नए अच्छा। एक्सपीरियंस। अच्छा, नए से नए एक्सपीरियंस होते हैं। जो पुरानी एंटिटी जो रहती हैं इस घर के अंदर, उनका तो सिमिलर है कि एक ही चीज होती है उनके। जैसे कि बेसमेंट में कोई है तो उसकी चीखों की आवाजें आ रही हैं, या सरगोशियों की आवाजें आ रही हैं, या टैप्स की आवाजें आ रही हैं। बट उसके अलावा नई से नई चीजें होती हैं, होस्ट एंड कुछ ना गेस्ट कुछ का होस्ट एंड गेस्ट का मिला जुला मिला आंसर जुला वो शामिल है। मिला जुला आंसर शामिल है। और उसके अंदर यानी कि जो जो एंटिटीज आती हैं, क्योंकि वो ये बकौल उसके ओनर के कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्टिव है अच्छा। इन चीजों के लिए। तो इसमें जो है एक जो रहते हैं होस्ट, और एक जो गेस्ट आते हैं, या जो उनकी मर्जी से नहीं आते, जबरदस्ती आते हैं, वो अपनी प्रेजेंस लेके आते हैं, और वो नई से नई चीजें होती हैं। यानी कि अच्छा। पाइपों में से टैपिंग की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, कई दफा गानों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, कई दफा फिर वो 2-4 दिन 5 दिन आएंगी, फिर रुक जाएंगी। इसका मतलब है कि अब ये वाले चले गए, अब वो अब नए वाले दूसरे आ आ गए। गए। हाँ, फिर वो कोई हाँ। नई नई चीजें शुरू। तो इस मामले के अंदर है। और इस मेंशन के बारे में बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड मेंशन इन द अच्छा। वर्ल्ड। अच्छा। और ये कि इसके अंदर ये जो है लोकेटेड कहाँ पर है? कैंसस में, कैंसस अच्छा। ये कैंसस अच्छा। के अंदर है। और ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड मेंशंस में शुमार किया जाता है वर्ल्ड के। और दूसरी बात ये है कि इसके जो ओनर है वो बिल्कुल लाइवली औरत है, और बड़ी यंग मिडिल एज औरत है, और वो वहां पे बेसिकली रह रही है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि इस मेंशन के अंदर बहुत कम ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। यानी मशहूर है तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ सज्जाद सलीम भी पहुंच जाते हैं जैसे हर जगह पे, इस तरह से वहाँ अमेरिकन भी आते हैं। तो इस जगह के गोस्ट बारे हंटिंग के में लिए। गोस्ट हंटिंग के लिए इस जगह के बारे में मशहूर है। 98% इन्वेस्टिगेटर भाग गए यहाँ से आधे घंटे के अंदर। अच्छा। अच्छा। तो चलें अब वो सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो सुनेंगे ये आपकी। सुनते हैं, ये सुनते बस हैं। और आपकी स्टोरी सुनने से पहले वो एज यूजुअल मैं क्योंकि वीडियो बंद कर देता हूँ, तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द लाइक करें और अपने सच्चे वाकयात हमको भेजें इस दुआ लाइक के कम आ साथ रहे हैं कि मुमताज अल्लाह। साहब, हाँ। लाइक हाँ बहुत लाइक। कम आ रहे हैं, लाइक ज्यादा आने चाहिए। हाँ लाइक ज्यादा आने चाहिए। बस गुजारिश कर सकते हैं हम अपने लिसनर से, सुनने वालों से, कि वो लाइक्स जो है ना वो बढ़ाएं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों दोस्तों में सबको ये फॉरवर्ड करें, तो उससे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उससे लाइक्स बढ़ेंगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको खैर व आफियत से रखे, सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ और आमिर की जो है ना
वो वीडियो में क्लोजिंग स्टोरी है वो सुन रहा हूँ, वीडियो में अपनी बंद कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैकेंटीर विला, जिसके बारे में सिर्फ डार्क स्टोरीज मशहूर हैं। स्टेफ ओरेली इस विला की ओनर हैं। ये विला कैंसस में वाक़ है। 1889 से इस मेंशन की बहुत सी स्टोरीज बताने वाली इसकी ओनर बताती हैं कि मैंने ये मेंशन 4 साल पहले ख़रीदा। इस घर में अब तक 9 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें एक सुसाइड की भी है। ये मेंशन बोर्डिंग हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल हो चुका है, जो कि 1925 से 1952 तक का अरसा है। सालों से जो लोग यहाँ विज़िट करते हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि काफ़ी सारी अननेचुरल और अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंसेस को ऐसा लगता है एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है इस विला के अराउंड। स्ट्रेन नॉइसेस का आना, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक आम बात है। यहाँ कहते हैं इस जगह बहुत सारी एंटिटीज़ हैं और वो बहुत इंटरैक्टिव हैं। ओनर के मुताबिक कुछ एंटिटीज़ इस जगह से रिलेटेड हैं और कुछ उनको महसूस होता है कि आती जाती रहती हैं। कॉमन थिंग्स जो यहाँ महसूस होती है वो बड़े क्लियर फुट स्टेप्स हैं। विस्लिंग की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनी हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि फर्नीचर को ड्रैग करने की आवाज़ें आती हैं। कुछ विजिटर्स का ये भी मानना है कि किसी ने उनको टच किया है। बालों में सांसों की फूंकें महसूस होती हैं। ओनर्स के रोंगटे खड़े हो जाना एक आम बात है। इस जगह एक बेसमेंट भी है। लोगों के ख्याल में वहाँ एक स्पिरिट है जो बिल्कुल भी नाइस नहीं है, जो कि लोगों का वहाँ आना पसंद नहीं करती। विला के सेकंड फ्लोर पर भी एक स्पिरिट है जो कि लड़की के रूप में दिखती है, मगर ओनर के ख्याल में वो कोई फीमेल एंटिटी नहीं बल्कि मेल एंटिटी है, या आप उसको शेप शिटर भी बोल सकते हैं कि जो किसी और शक्ल में नज़र आती है। सेकंड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा अनईजीनेस महसूस होती है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी इस जगह का विज़िट किया है, मगर तकरीबन सारे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से पहले ही भाग गए। एक पैरानॉर्मल ग्रुप इस जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए आया और 10 बजे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 10:30 पर उन्होंने ओनर को कॉल करके कहा कि हमने आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी छोड़ चुकी है। जब ओनर ने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जब हम अपना कैमरा और अपने इक्विपमेंट्स और अपना साउंड सेट कर रहे थे तो हमारे साउंड वाले गाय को मुस्तकिल एको की आवाज़ें आ रही थी और विस्लिंग की आवाज़ें आ रही थी माइक में, और किसी ने हमारा कैमरा भी हिलाया था। हम कैमरे को एक जगह पे रख के जाते थे, जब उसको दोबारा आके चेक करते थे तो वो घुमा हुआ होता था। तो बड़ी ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन जब वहाँ पे इस तरह से क्रिएट हुई कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी नहीं था और चीज़ें जब हिलना शुरू हुई, तो उस ग्रुप ने फ़ैसला करा कि ये एंटिटीज़ हमें नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, लिहाजा इस इन्वेस्टिगेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए या अबेंडन कर दिया जाए। गोल्डी नाम की एक खातून जो इस विला के अंदर रहती थी 1952 से 1969 तक, वो इसी मेंशन में अपनी रॉकिंग चेयर पर चल बसी थी। क्रीकिंग साउंड बहुत लोगों को कई दफ़ा सुनाई दी
जो कि रॉकिंग चेयर के हिलने से पैदा होती हैं। कुछ लोगों ने उस चेयर को खुद ब खुद रॉक करते भी देखा है। ओनर का कहना है कि इस गोल्डी नाम की खातून का फिगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कई दफ़ा दिखाई देता है, मगर उन्होंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। हमेशा उस खातून की बैक नज़र आती है जो कि झुक के चल रही होती है, और देखते ही देखते दीवारों में या दरवाज़ों के दरमियान वो गायब हो जाती है। ये फिगर ऐसा होता है जैसे धुआं होता है। कुत्ते किसी अनसीन को सीढ़ियों पर या फिर बैल्कनी वगैरह में देख के भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कोई नज़र आ रहा है जो उनको परेशान कर रहा है। टॉप फ्लोर पर लाइट्स खुद ब खुद खुल जाती हैं और बंद हो जाती हैं। पानी के टैप्स खुद ब खुद खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। पानी गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब आप जाके बाथरूम या फिर किचन खोलते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ड्राई होती हैं। इस जगह पे एक बेसमेंट भी है, जहाँ पे बेसमेंट में एक एंग्री मैन के चीखने की बहुत ही फेट सी आवाज़ कई दफ़ा सुनाई देती है। रात के अंधेरे में इस प्रॉपर्टी के अराउंड शैडो घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रॉपर्टी में ओनर ने काफ़ी तस्वीरें भी खींची जो कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स की थी, तो उन इवेंट्स में भी कई दफ़ा शैडो या फिर ब्राइट वाइट रंग के फिगर्स पॉइंट आउट हुए। स्क्वीकिंग साउंड्स, विस्परिंग और हर किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस मैंशन में बड़ी वाज़ेह महसूस होती है। ऐसा लगता है बहुत सारे बेबीज़ बेसमेंट में ट्रैप हैं और रो रहे हैं। मैंशन में टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है। मैंशन का फर्नीचर काफ़ी भारी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो फर्नीचर भी अपनी जगह से हिला हुआ महसूस होता है, या आप किसी कुर्सी को एक जगह रख दें तो जब आप वापस आएंगे किसी काम के बाद तो वो कुर्सी हिली हुई महसूस होती है। मैंशन से कई दफ़ा कुकीज़ की स्मेल आती है कि जैसे कोई कुकीज़ किचन के अंदर बेक कर रहा है। कई दफ़ा सिगरेट की स्मेल घर में घूमते हुए महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा सिगरेट पीता हुआ घर के अंदर घूम रहा है। इसी तरह से कई दफ़ा परफ्यूम की स्मेल भी डिफरेंट पार्ट्स में महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तेज़ परफ्यूम लगा के घर के अंदर घूम रहा है, जो कि कम और ज़्यादा होती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ जा रहा है और उसकी स्मेल कम और ज़्यादा हो रही है। क्रेजी एक्टिव हॉन्टेड मैकेंटीर विला इज हॉन्टेड? I don't think so, but yes, it is very, very, very haunted place. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. Allah Hafiz.